गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में भी यानी हमारा चैप्टर 12 गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गुप्तकालीन समाज और गुप्तकालीन समाज की अर्थव्यवस्था आदि का हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और कला और स्थापत्य कला यानी वास्तुकला का अध्ययन भी हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो गुप्तकालीन समाज के बारे में अगर कहें तो प्राचीन भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला, ललित कला, अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में खूब प्रगति हुई और साथ ही साथ आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगे। इनकी जानकारी स्मृतियों में मिलती है। फाहियान भी इसका वर्णन करता है। तो सबसे पहले इस राज्य की गुप्तकालीन समाज की वर्ण व्यवस्था के अध्ययन में अगर बात करें तो ये वैदिक काल में मानते हैं। वर्ण व्यवस्था से ही जाति प्रथा का उदय हुआ। गुप्त काल में 4 वर्ण सिद्धांत का व्यापक प्रभाव जनमानस पर था। राजाओं ने इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने और वर्णों को अपने व्यवसाय में सीमित रखने का दावा किया। राजा स्वयं को वर्ण आश्रम व्यवस्था के संरक्षक मानते थे, लेकिन वास्तव में यह एक आदर्श स्थिति मात्र थी जिसका पालन कभी नहीं हुआ। वस्तुतः जाति व्यवस्था ही समाज का वास्तविक आधार थी। जाति व्यवस्था का विस्तार। जाति व्यवस्था के विस्तार के मुख्य 2 कारण दिखाई पड़ते हैं। एक, बड़े पैमाने पर विदेशियों का भारतीय समाज में समावेश हो रहा था और दूसरा, जनजातियों को हिंदू समाज में मिलाने की प्रक्रिया में भी इस काल में तेजी आई थी। एक नई व्यवसाय से जुड़ी जाति, कायस्थ जाति का भी उदय हुआ। जैसे मनुस्मृतियों व अन्य ग्रंथों में आर्य, अनार्य और विदेशी कबीलों, समूहों और वर्णों में शामिल करने के लिए उत्सुकता दिखाई पड़ती है। पतंजलि यवनों और शकों को शूद्र मानते हैं, लेकिन मनु उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में मानते हैं। इस काल में हूण, गुज्जर व विदेशी कबीलों को भी भारतीय समाज में समाविष्ट किया। हूणों को क्षत्रिय वंशों में मान लिया गया। इस काल में और जो जातियां आई उनमें राजपूत जातियां, परमार, प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य, कलचुरी आदि कई राजपूत वंश थे। कायस्थ मनुस्मृति में पेशेवर समुदाय जाति का के रूप में विकास होने के प्रमाण मिलते हैं। इनकी कायस्थ जाति के रूप में इनका पता मिलता है। इनका मुख्य कार्य लेखन, गणना करना, आय व्यय तथा भूमि का रिकॉर्ड रखना था। हरिसेन ने उन्हें लेखक और कायस्थ कहा है। नई व्यावसायिक जातियां भी उभरी और जैसे ब्राह्मण, शासक, योद्धा और सामंत के कार्य भी अपनाने लगे थे। अक्षत्रिय वैश्य का कर्म भी करने लगे थे। वैश्य वर्ण की अनेक जातियों क्षत्रियों का कार्य अपनाने लगे थे। वैश्यों ने शूद्र जातियों के कर्म भी अपनाए। इसी प्रकार शूद्र भी सैन्य, व्यापार और वाणिज्यिक कर्म में शामिल होने लगे। पुराणों में कहा गया कि शूद्र क्रय विक्रय और व्यापारिक लाभ से जीवन निर्वाह कर सकते थे। जनजातियों तथा शिल्प श्रेणियों की जातियों के रूप में विशेष तौर पर शूद्र जातियों का समाज में मिलना इस काल की मुख्य विशेषता थी। इनमें माली, धोबी, कुम्हार, जुलाहे, दर्जी, चित्रकार, शस्त्रकार, चर्मकार, लोहार, शंख शिल्पियों, नर्तकों, अभिनेताओं, वादकों, बढ़ई, स्वर्णकार आदि कई नामों की सूची दी है। शूद्रों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार यहाँ दिखाई पड़ता है। तो जैसे मनुस्मृति में ब्राह्मणों व द्विजों का उल्लेख करते हुए उनका एक शूद्र के साथ भोजन करने पर निसंदेह आपत्ति जताई गई है, लेकिन किसान, नाई, ग्वाला तथा पारिवारिक मित्र के मामले में इस नियम में ढील दी गई है। अस्पृश्यता। गुप्त काल में 4 वर्णों से बाहर भी अनेक जातियां थीं और वैदिक काल में अंत्यज कहा जाता था। अब ये जातियां अस्पृश्यत अथवा अछूत जाति की श्रेणी में आ गई थी। अनेक जनजातियों के समाज में समाहित करने की प्रक्रिया में अस्पृश्य जातियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। खासतौर पर चंडालों का वर्णन बहुत अपमानजनक किया है। इन्हें अपवित्र, चोर, क्रोधी तथा झगड़ालू बताया गया है। फाहियान ने भी इनका उल्लेख किया है कि उन्हें बस्तियों के बाहर रहना पड़ता था। शहर के प्रवेश के समय लाठी की आवाज़ करते थे। चंडालों के अलावा अस्पृश्य जातियों में शिकारी, मछली पकड़ने वाले, मांस बेचने वाले, फांसी लगाने वाले, चमड़े का काम करने वाले समूहों को भी शामिल कर लिया गया था। इन पर अनेक प्रतिबंध भी थे, जैसे कुएं से पानी न भरने देना, मंदिर में प्रवेश न करना आदि लगा दी गई।
विवाह के बारे में भी एक जाति की कन्या व वर के बीच विवाह को आदर्श और स्वर्ण विवाह माना जाता था। तथापि राज परिवारों में अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के अंतर्जातीय विवाह प्रचलन में थे। मनुस्मृति के अनुसार नियोग तथा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। विधवा विवाह की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। पुनर्विवाहित विधवा, जिसमें पुनर्भ कहा जाता था, की स्थिति विवाहित पत्नी के रूप में न होकर एक उपपत्नी की ही रहती थी। जो विधवाएं पुनर्विवाह नहीं करती थी वे सन्यासिनी का जीवन अपनाती थी। सती प्रथा का लोगों को ज्ञान था लेकिन लोकप्रिय नहीं थी। हालांकि सती का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में बालिकाओं की विवाह की उम्र में और अधिक कमी आ गई थी। इस काल में बहुविवाह एक सुस्थापित प्रथा बन चुकी थी। गरीब वर्ग की महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। दास प्रथा भी सदैव से रही। भारत में इस काल में भी दासों की समाज में स्थिति ऐसे प्रसिद्ध लोगों से अच्छी प्रतीत होती है। युद्ध बंदियों, ऋण न चुकाने वाले, हारे हुए जुआरियों को दास बना लिया जाता था। दासों के पुत्र भी दास होते थे। कुछ दास अपनी स्वतंत्रता खरीद भी सकते थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो कुषाण और सातवाहन शासकों काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूदान की प्रथा जो शुरुआत हुई थी वह गुप्त काल में और अधिक व्यापक हो गई थी। राज्य के जमींदार वर्ग का उदय हो चुका था, जिसके कारण कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। गुप्तों से पूर्व मौर्योत्तर काल में व्यापार और उद्योग भी काफ़ी प्रगति कर चुके थे। तो इस मोटी रूपरेखा के अंतर्गत गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित पक्षों का अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो वहाँ की उस वक्त की 4 प्रकार की व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था में: कृषि व्यवस्था, भूमि कर प्रणाली, व्यापार, गुप्तकालीन शहरी स्थल, जैसे हम नगर भी कहते हैं। तो कृषि व्यवस्था में है, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है और गुप्त काल में भी यही स्थिति थी। नगरों में रहने वाली आबादी, जिसमें दास, श्रमिक, शिल्पकार से लेकर सेना अधिकारी, दरबारी आदि और स्वयं राजा को अनापूर्ति इसी कृषि से होती थी। भूमि की विभिन्न किस्में थी। तो भूमि की जो किस्में थी, इसमें अक्षेत्र था, जिस भूमि पर कृषि होती थी उसे अक्षेत्र बोलते थे। वास्तु, आवासीय भूमि। शिल, जो जोती नहीं जाती थी। चरागाह, जहाँ पर पशु रखे जाते थे चराने के लिए। अपरिहत, जो बिना जोती गई जंगल वाली भूमि, यानी जो परती खाली भूमि थी। मुख्य जो फसलें थी वो गेहूँ, जौ, धान, बाजरा और कई प्रकार की दाल और सब्जियां आदि होती थी। कपास और गन्ने की सब्जी भी होती थी। टमाटर व आलू आदि अनाजों में मक्का की खेती भी। गुप्तकालीन किसान सब्जियों में टमाटर व आलू इत्यादि और अनाजों में मक्का की खेती नहीं जानते थे। दक्षिण भारत में मसाले भी होते थे। भूमि जोतने की तकनीक थी, वो पशुओं से की जाती थी और उस पशु पर का हल लकड़ी का था और फाल लोहे की होती थी। सिंचाई व्यवस्था भी खेती के लिए अब ध्यान दिया जाने लगा था। गुप्त शासकों ने भी इसमें काफ़ी काम किया। स्कंदगुप्त के नवनियुक्त सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त और बाद में प्रणदत्त के पुत्र चक्रपतिता ने भी मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जिससे सिंचाई होती थी। गुप्तकाल तक दक्षिण भारत में तालाबों से सिंचाई करने की प्रथा सामान्य हो गई थी, फिर भी सिंचाई की व्यवस्था बहुत सीमित थी। मुख्य तौर पर सिंचाई के लिए किसान वर्षा पर निर्भर करता था। शासकों द्वारा भूदान और जमींदार वर्ग का उदय। गुप्तकाल में कृषि व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि भूदान प्रथा और वेतन के बदले भूमि देने से जमींदारों के ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जिनका भू संपत्ति में मालिकाना हक था। इसे न केवल कर वसूलने का अधिकार था, बल्कि अपने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने और न्याय करने का अधिकार भी दिया गया था। राजा के कर्मचारी भी उस भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कर मुक्त भूमिदान ब्राह्मणों, मठों व मंदिरों को दिया जाता था। ऐसे अनुदान को अग्रहार कहा जाता था। ऐसी जमीन पर भूमिहर कृषकों से खेती करवाई जाती थी। कृषकों की व्यवस्था धीरे धीरे काफ़ी कष्टदायक बनती चली गई थी और उनकी स्थिति अर्धदास जैसी बन गई थी और स्त्रियों और पुरुषों को मालिक के लिए बेगार करनी पड़ती थी। दान पत्रों में लिखा गया कि जब तक चंद्र सूर्य विद्यमान है तब तक यह भूमि भूमिदान
प्राप्तकर्ता की रहेगी। इससे कृषकों की आने वाली पीढ़ियां भी उस भूमि को बिना किसी विशेष कारण बताए छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि अनुदान प्राप्तकर्ता को नए किसान लाने और पुराने किसान को निकालने का अधिकार भी था। कर प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण भूमि कर ही था। 1/6 भाग भूमि कर के रूप में देते थे। इस भाग कर को भाग कहा जाता था। कभी कभी 25% भी कर के रूप में देते थे। इस भाग के अतिरिक्त उसमें एक भोग कर भी था। तो यह वही था जो मौर्य काल में चुंगी के रूप में लेते थे। और यहाँ भी गुप्त काल में भी 18 प्रकार के कर बताए गए हैं, जिनमें भाग, भोग, भूतो, वाद और प्रत्यय आदि मिलते हैं। व्यापार में भी कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ था। मुद्रा व्यवस्था भी शुरुआती दौर में वैसी ही रही थी, परंतु बाद में परिस्थितियां बदली और उत्तर गुप्त काल में बाह्य और आंतरिक व्यापार में ह्रास के संकेत मिलते हैं। नगर धनी लोगों के वैभव को प्रदर्शित करते हैं। विदेशी व्यापार भी जल स्थल दोनों मार्गों से ही होता था। 6वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए विदेशी वृत्तांत से पता चलता है कि पूर्वी और पश्चिमी तट की बंदरगाहों से श्रीलंका के साथ व्यापार होता था। यहाँ चंदन, लौंग, कृषि उत्पाद, अंगूर श्रीलंका को भेजते थे। वहाँ से ईरान, इथोपिया, पश्चिमी देशों को निर्यात करते थे। पूर्वी तट से एक बंदरगाहों से कंबोडिया, चंपा, बर्मा, जावा, सुमात्रा, बाली आदि देशों से भी व्यापार होता था। स्पष्ट है कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार काफी मात्रा में था। आंतरिक व्यापार भी सभी वस्तुओं का होता था। यह एक नगर से दूसरे नगर तथा गांव से शहरों के बीच होता था। कुछ विद्वानों का विचार है कि गुप्त काल में आंतरिक व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। बड़ी संख्या में लोग दस्तकारी में लगे हुए थे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अन्य धातुओं का सामान भी बनाते थे। हीरे, मोती, मणिक, शंख, हाथी दांत की वस्तुओं, शानदार किस्म के सूती, रेशमी वस्त्र व विलासिता की वस्तुओं का उल्लेख वरामिहिर की वृहद संहिता में मिलता है। गुप्तकालीन शहरी स्थल जो थे, जिन्हें नगर भी कहते थे, नगरों के पतन का प्रमुख कारण निसंदेह व्यापार में गिरावट आई रही होगी और धीरे धीरे शिल्प उत्पादन की मांग कम हो गई और शिल्पकार व कारीगर उजड़ते रहे और गांव की ओर पलायन कर गए। दूसरी ओर गांव में लगभग आत्मनिर्भर व्यवस्था पनप रही थी, जिसमें शहरों को उजड़ने की प्रक्रिया और भी तेज हुई, क्योंकि शहरों के में बनी वस्तुओं के बिकने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। गांव में जजमानी प्रथा आरंभ हो गई थी। किसान अनाज पैदा करते थे, कारीगर उनके लिए सामान बनाते थे, यानी वस्तु विनिमय व्यापार अब शुरू हो चुका था। और यह याद रखना चाहिए कि यह बदलाव कोई अचानक और एकाएक नहीं हो रहा था, बल्कि धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तौर पर हो रहा था और लगभग इसमें 3 सदियों का समय लगा। गुप्त काल में प्रमुख जो थे वो कौशाम्बी, इलाहाबाद, हस्तिनापुर, पुराना किला यानी इंद्रप्रस्थ, चिरांद, सुगौल लुधियाना के पास, अहिछत्र और तक्षशिला, अयोध्या, मथुरा इत्यादि। मथुरा तो पिछली कई शताब्दियों से सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विख्यात रहा। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार गुहा काल में ये नगर पतन की ओर थे। 6वीं शताब्दी के बाद तो पाटलिपुत्र, वैशाली, वाराणसी इत्यादि नगर जो गुप्त साम्राज्य के बिल्कुल हार्टलैंड थे, उनका भी पतन हो गया था। 2 शताब्दियों बाद हर्ष के काल में जब ह्वेनसांग भारत आया तो उसने पाटलिपुत्र को बिल्कुल उजड़ा हुआ पाया, जहां जंगली जानवरों के डर से भाग जाना भी आसान नहीं था। ध्यान रहे कि यह स्थिति उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सातवाहन नगरों की भी यही हालत हुई। कौंडिन्यपुरा, पैठण और नासिक से महाराष्ट्र, अमरावती और धरणीकोटा आंध्र प्रदेश में, वडगांव, माधोपुर, ब्रह्मगिरी और चंद्रावली कर्नाटक इत्यादि सभी नगरों के बारे में यही सत्य है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर अरिका मेरू का भी आर्थिक महत्व खत्म हो चुका था। अगली वीडियो में हम गुप्तों की कला, वास्तुकला, उनका साहित्य और धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।